वेलकम टू साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसका पहला लेक्चर और इसको इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं डायोड के। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, पहले इसको द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इन विच वी डील विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंट्रोल्ड मैनर थ्रू द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को पढ़ते हैं कंट्रोल्ड मैनर में, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थ्रू होती है। अब ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या है? ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और इन्हीं को हमने इस चैप्टर में आगे सारा डिस्कस करना है। पीएन जंक्शन, तो सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं। इट इज़ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच एन टाइप एंड पी टाइप इम्प्योरिटीज आर एडिड फ्रॉम बोथ एंड्स एट द टाइम ऑफ इट्स ग्रोथ। ये एक सिंगल क्रिस्टल होता है जिसकी एक एंड से एन टाइप और एक साइड से पी टाइप इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं ताकि जो है एक एन साइड और एक पी साइड बन जाए। होता ये सिंगल क्रिस्टल है और इसीलिए इसको बिल्कुल भी ये हम सेमीकंडक्टर डायोड ऐसे नहीं बना सकते कि एन टाइप अलग तैयार करें और पी टाइप अलग तैयार करें और बाद में इनको कनेक्ट कर दें। इस तरह ये बिल्कुल भी सेमीकंडक्टर डायोड नहीं बन सकता। तो ये इसका सिंबल है और ये इसका सर्किट सिंबल है जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको। तो जो इसकी ये टेल साइड है ये पॉजिटिव एंड होता है, इसको एनोड कहते हैं, और ये जो इसका फ्रंट एंड है इसको कैथोड कहते हैं, और ये नेगेटिव साइड होती है। और बिल्कुल इसी तरह ये मैंने आपको दिखाया अभी। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले और इलेक्ट्रिकल में कुछ सिंबल इस्तेमाल होने, वो सब के सब मैंने यहाँ बना दिए। आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर है, ये आईसी चिप का सिंबल है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिंबल है, बैटरी है, ट्रांजिस्टर है, इसी तरह वैक्यूम ट्यूब है, गेट्स हैं। तो ये वो तमाम सिंबल हैं जो हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मोस्टली इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एंड गेट है, ये और गेट है, ये एंड गेट नीमा सिस्टम है, और गेट नीमा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। तो ये असल में इनके इंटरनेशनल सिंबल्स हैं जिनको हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, और इनमें से काफ़ी सारे सिंबल हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। तो सेमीकंडक्टर डायोड आपने समझ लिया। अब देखते हैं डिप्लीशन रीजन। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं, यानी जब एन टाइप और पी टाइप इम्प्योरिटीज़ आपस में मिक्स होती हैं, तो दरमियान में एक चार्जलेस रीजन बन जाता है डायोड के। उस चार्जलेस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट से ही आप इसको समझ सकते हैं। डिप्लीट का मतलब होता है खाली, खाली जगह, यानी यहाँ डिप्लीट का मतलब होता है कि ऐसी खाली जगह जहाँ कोई चार्ज अवेलेबल ना हो। चार्जलेस रीजन फॉर्म ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विद इन द डायोड इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ये इसकी टिपिकल डेफिनेशन हो गई। फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पीएन जंक्शन विद इट्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड विद पी टाइप एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल विद द एन टाइप, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ा हो और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जुड़ा हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई है। फॉरवर्ड बाइसिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं, और डायग्राम भी साथ ही आप देख सकते हैं। अच्छा, ड्यू टू दिस द डिप्लीशन रीजन बिकम्स नैरो। ये देखें यहाँ पे डिप्लीशन रीजन आपको नैरो नज़र आ रहा है, ये बीच में डिप्लीशन रीजन है, ये जो बना हुआ वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। व्हेन द बैटरी वोल्टेज एक्सीड्स द जंक्शन वोल्टेज द करंट फ्लोज बिकॉज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर एबल टू क्रॉस द जंक्शन। ये बड़ी अहम बात है जी। व्हेन द बैटरी वोल्टेज एक्सीड्स द जंक्शन वोल्टेज, असल में जंक्शन वोल्टेज इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए होते हैं। अगर तो ये सेमीकंडक्टर डायोड बना हुआ है सिलिकॉन का, तो ये 0.7 वोल्ट होंगे मैक्सिमम, और अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है तो फिर ये 0.3 वोल्ट होंगे। तो बैटरी का वोल्टेज जैसे ही जंक्शन वोल्टेज से इंक्रीज़ करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एंड साइड पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी साइड पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, और ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर ट्रेवल करते हैं, जैसा कि हमें इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। वेरिएशन ऑफ करंट थ्रू द जंक्शन विद द बाइज्ड वोल्टेज कैन बी स्टडीड बाय सर्किट। तो सर्किट से हमें नज़र आ रहा है कि ये कैसे होंगे। आप देख सकते हैं करंट फ्लोज इन अ मिली एम्पेयर इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। इसमें करंट हमेशा मिली एम्पेयर्स में जा रहा होता है।
ठीक है, क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। तो और ये भी याद रखिएगा ये रिवर्स करंट से ज़्यादा ही होता है। वो कैसे होता है अभी आगे भी पढ़ लेंगे। बाई इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग फॉरवर्ड करंट आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ाते जाएंगे फॉरवर्ड करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ाने का मतलब है कि आप फॉरवर्ड वोल्टेजेस बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रिवर्स बाइसिंग। जैसे हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में कहा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से आप कनेक्ट कर दें, तो हम इसको कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग कैसे होगी, एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, जैसा कि डेफिनेशन में आपको दिखाया भी गया है इस वक्त। तो यही हमारे पास रिवर्स बाइसिंग होती है जी। आगे देखते हैं इसकी खसूसियात क्या होंगी। जैसे हमने उसकी करैक्टरिस्टिक देखी, इन दिस सिचुएशन नो करंट फ्लोज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से क्यों करंट फ्लो नहीं करेगा, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब आप रिवर्स बाइसिंग कर देंगे तो एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से ये इस तरफ आके एक दीवार बना देंगे और इधर से पी साइड पे से ये होल आके इधर एक दीवार बना देंगे, जिसकी वजह से ये जो रेड लाइन है असल में ये बाइसिंग पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल वॉल है, आप इसको कह सकते हैं पोटेंशियल वॉल बढ़ गई। जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ इसमें बढ़ जाती है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए इनको क्रॉस करना जो है वो पॉसिबल नहीं रहता। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि ये एन साइड है, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये तो बैटरी अपने पास खींच लेगी। तो जब बैटरी अपने पास खींच लेगी तो वो इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। बैटरी के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो इनको क्रॉस करवा दे, इसीलिए पोटेंशियल की हाइट बढ़ जाती है और ये विड्थ भी बढ़ जाती है। ज़रा ये गौर से देखें। और यहाँ पे पी साइड पे होल्स होंगे तो यहाँ तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है तो इनको ये पॉजिटिव खींच लेगी सारे। तो जब ये पॉजिटिव होल्स को यहाँ पे बैटरी खींचेगी तो फिर विड्थ इस साइड से भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैद हो जाते हैं, वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर पाते। Only few minority carriers are produced. The bounds breakage at the ordinary temperature in both type N type and P type material cross the junction। यानी अब ये ज़रा गौर करें, जहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लें 10,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 500 होल्स भी होंगे इसमें। तो इसी तरह यहाँ पे अगर 10,000 होल्स हैं P साइड पे तो 500 होल भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे सॉरी। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे और यहाँ से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी होल्स हैं एन साइड पे वो इसको क्रॉस करके इधर आ जाएंगे। तो इसमें करंट हमेशा याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, क्योंकि बहुत कम होता है और इसको आप ब्लॉक भी नहीं कर सकते, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को आप ख़त्म नहीं कर सकते तो इसको ब्लॉक भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं लीकेज करंट। और लीकेज करंट हमेशा माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, देखें करैक्टरिस्टिक कर्व है इसकी। अब ज़रा बड़ा गौर से देखिए इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व को। फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेज, फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज, जैसा मैंने पहले बताया। ये फॉरवर्ड देखें, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये इंक्रीज होता जा रहा है तो करंट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये फॉरवर्ड करंट है। और इसी तरह रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज देन रिवर्स करंट रिमेन सेम। अब ये देखिए ये रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ तक ये सेम आ रहा है, लेकिन फिर एब्रप्ट इंक्रीज आया। जहाँ ये एब्रप्ट इंक्रीज आता है इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब क्या होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा पिछली डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप ये करते हैं कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि डिप्लीशन रीजन ब्लास्ट हो जाता है, ब्रेक आउट हो जाता है ओरिजिनली। तो फिर कोई रुकावट नहीं रहती बीच में इलेक्ट्रॉन और होल्स के पास करने में, तो एब्रप्ट करंट इंक्रीज हो जाता है और यहाँ आके डायोड डैमेज हो जाता है बिल्कुल। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखें, एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड
kinetic energy of the minority charge carriers with which they cross the depletion region also increases till it is sufficient to break the covalent bond, and this voltage is known as breakdown voltage। यानी यहाँ पे ये ब्लास्ट हो जाता है, यहाँ पे जो इन P और N के दरमियान होता है डिप्लीशन रीजन वो ब्लास्ट हो जाता है, बीच में कोई वॉल ही नहीं होगी रोकने के लिए, तो फिर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को कौन रोक पाएगा, कोई भी नहीं। तो फिर एकदम करंट जो है वो अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, और वो इस बात की निशानी होती है कि ये ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लीकेज करंट सिलिकॉन में 20 माइक्रो एम्पेयर हो सकता है और जर्मेनियम में 50 माइक्रो एम्पेयर तक हो सकता है। तो ये करैक्टरिस्टिक कर्व है, ये भी लाजमी बनानी होती है। नेक्स्ट जी हमारे पास देखते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस डन द पर्पस इज नोन एज रेक्टिफायर। यानी इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं जी, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, ज़रा गौर से देखेंगे। Only one half of alternating current is converted into direct current. Output voltage appears across the load resistance. जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज आते हैं वो सिर्फ एक हाफ होता है, यानी इसमें सिर्फ एक ही डायोड यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और पॉजिटिव हाफ के लिए डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और नेगेटिव हाफ के लिए एसी के डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है, इसलिए एक ही हाफ जो है वो सिर्फ कन्वर्ट कर पाता है। ये देखें जी इस तरह, ठीक है। फिर ये इस तरह रिवर्स बाइस हो गया, तो ये या तो नेगेटिव हाफ कन्वर्ट करेगा या पॉजिटिव हाफ, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर ही होगा। और ये ज़रा गौर से देखें, अब ये पॉजिटिव हाफ है तो ये डायोड कंडक्ट कर गया, पॉजिटिव हाफ के लिए पी से जुड़ गया ना, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, तो यहाँ से करंट गुजर जाएगा। लेकिन नेगेटिव हाफ के लिए ये देखें ये इसको गुजरने नहीं दे रहा। तो अब फिर से देखते हैं इसको, ये देखें पॉजिटिव हाफ के लिए ये कंडक्ट कर गया यानी फॉरवर्ड बाइस हो गया डायोड, और नेगेटिव हाफ के लिए ये देखें कि ये रिवर्स बाइस है तो ये इसको गुजरने नहीं देगा करंट को यहाँ से। तो ये आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, फॉर नेगेटिव हाफ एंड फॉर पॉजिटिव हाफ, और ये इसकी एसी कर्व है और ये इसकी डीसी कर्व है। नेक्स्ट जी देखते हैं हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। 4 डायोड्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म द ब्रिज रेक्टिफायर, इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। बोथ हाफ अल्टरनेटिंग साइकिल्स आर यूटिलाइज्ड इन इट, इसमें पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों के लिए दो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, ठीक है जी। बोथ टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन यूनी डायरेक्शनली करंट इज सेंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा कि 4 डायोड इन फॉर्म ऑफ लूप लगे होंगे, 2 डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और 2 डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, और दोनों सेम सिम्त में करंट भेजेंगे लोड रेजिस्टेंस में। इस जुमले का ये मतलब है। नेक्स्ट जी हमारे पास है डायरेक्ट करंट ऑब्टेन्ड इज नॉट स्मूथ एंड हैंस कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग डीसी। अब ये जो फ्लक्चुएटिंग डीसी है इसको हम देखते हैं फिर कैसे स्मूथ कर सकते हैं। पहले आप ये देखें, मैंने एक ओल्ड डायग्राम बनाई है, ये पहले कभी डायोड यूज़ करते थे, ये इसको सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये देखें पॉजिटिव हाफ के लिए ये D1 कंडक्ट कर जाता है और यहाँ से करंट गुजर जाएगा, और नेगेटिव हाफ के लिए ये D2 कंडक्ट कर जाया करता था। तो ये पुराना डिज़ाइन है, ये भी एक फुल वेव रेक्टिफायर का डिज़ाइन है जो अब यूज़ नहीं होता, और सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर भी यूज़ नहीं होते। ये 4 टर्मिनल हैं आजकल 4, और ये देखें सेंटर में भी इसके एक टर्मिनल होता था ये वाला। तो ये ट्रांसफार्मर क्योंकि ऑब्सोल्यूट हो गया, अब इसको इस्तेमाल ही नहीं करते, इसका यूज़ ख़त्म हो गया, तो ये एक पुराना डिज़ाइन है। नया डिज़ाइन जो मैं आपको, और ये डीसी वेव है, तो ये वो नया डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ज़रा बात को गौर से सुनना है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 एंड D3 आर कंडक्ट, D1 और D3 जो है इसमें कंडक्ट करेंगे, वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे। और देखें फिर क्या होगा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो D1 और D3 के ज़रिए गुजर जाएगा लोड रेजिस्टेंस से, ठीक है जी। ये सर्किट डायग्राम आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, वो यहाँ से इजीली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। और फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बाइस्ड, तो ये D4 और
4 और D3 जो है ये फॉरवर्ड बाइज हो जाएंगे। यानी एक साइकिल के लिए D1 और D2, या आप इनको D1 और D2 ना भी कहें तब भी कोई बात नहीं, आप इनका कोई और नाम भी रख देते हैं तो फिर उसी के लिहाज से बोलेंगे। जैसे मैं आप कहता हूँ, फ़र्ज़ कर लें मैं कह देता हूँ कि पॉजिटिव हाफ के लिए D2 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव हाफ के लिए D1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके इनके नाम रखने पे मुनहसिर होगा। लेकिन आप ये देखें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ ये AC वेव आ रही है और यहाँ ये दोनों हाफ DC में आउटपुट पर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और ये ओरिजिनल डायग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया ये D1 है, ठीक है जी, और ये D2 है। तो मैंने कहा ना मैंने नाम भी चेंज कर सकते हैं आप। तो अगर मैं इस डायग्राम के मुताबिक कहूँ तो आप देखें कि हम क्या कहेंगे, D1 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं, और इस डायग्राम के मुताबिक D3 और D4 इकट्ठे कंडक्ट करेंगे। तो ये आपके इन डायोड के नाम रखने पर मुनहसिर है, जो आप नाम रखेंगे उसी लिहाज से आप बोलेंगे। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, ये वो फ्लक्चुएटिंग DC है जिसका ये जिक्र हो रहा है कि ये DC फ्लक्चुएटिंग होगा। यहाँ पे देखें ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो फिर फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में एक लार्ज कैपेसिटर लगाते हैं। जैसे ही करंट ज़ीरो होने लगता है, ये देखें यहाँ जैसे हुआ, ये क्या करेगा, ये अपना यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर अपना करंट देगा, और ये ब्लैक लाइन भी देखें, ये ऊपर ग्रे लाइन देखें, तो इस तरह ये स्मूथ कर देगा इस पूरी DC को। जब ये स्मूथ हो जाएंगे तो फ्लक्चुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फ्लक्चुएशन ख़त्म हो जाएगी तो जिस डिवाइस को आप DC दे रहे हैं उसके ख़राब होने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्मूथ करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो एक लार्ज कैपेसिटर लगा के कर लिया जाता है। तो ये इसका ऑपरेशन था, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। जहाँ से कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ ये डायग्राम और ये वेव है, इसको अच्छी तरह ज़रा आपको समझना होगा। और बाकी ये देखें मैंने एनिमेटेड पिक्चर से इसको बना के भी आपको दिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।